प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं BC रमपुरिया, अध्यापक GRB इंटर कॉलेज, सब्जेक्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस में मैं आपको ज्योग्राफी में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज यानी इनके रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। ये मानव के द्वारा ही निर्मित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने इन परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। अब बात आती है कि आखिर बांध क्या है। ये आप चित्र देख रहे हैं, हीराकुंड बांध बना हुआ है, इसका चित्र है ये। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। क्योंकि जब हम परंपरागत खेती करते हैं तो उसके बारे में हमको ये वर्षा पर हमारा मानसून निर्भर रहता है, भारतीय मानसून। इसलिए जब हमारे पास बांध होंगे तो उससे जल को इकट्ठा हम कर लेंगे नदियों के द्वारा और उससे खेतों की सिंचाई के लिए वो उपलब्ध जल हम करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, सिंचाई के साथ साथ विद्युत का उत्पादन भी होता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग, घर में भी इसका पानी उपयोग में लाया जाता है और औद्योगिक रूप से भी उद्योग धंधों में भी। जल आपूर्ति, जल की आपूर्ति के लिए भी, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। तो इसके यानी कई सारे उद्देश्य हो गए हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। यानी जो सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज और ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना, ये जल विद्युत भी उत्पादन होता है इससे और सिंचाई के साधन भी है, उसमें भी इसका पानी काम आता है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, इससे बाढ़ पर भी नियंत्रण किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। इससे यानी देश का विकास भी होगा और समृद्धि के रास्ते के रूप में भी इसको वाहन के रूप में देखा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का जल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जली जीव आवासों में भोजन की कमी भी हो जाती है
बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। बहुत बड़े स्तर पर इसका, यानी जो स्थानीय समुदाय थे वो वहाँ से विस्थापन कर चुके थे, वहाँ से जा चुके थे। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। बाढ़ के भूमिहीनों को लीजिए, जो गांव के भूमिहीन होते हैं, भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम भी हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ा करके सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय झगड़े भी आम होते जा रहे हैं। इस तरह से अब इसमें दिया गया है कि आप जानते हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात और नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गाँवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान 124 गाँव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता का पूरा करेगी। इसी उद्देश्य यानी सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक इसी तरह से अगला दिया गया है कि आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा, कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो इस तरह से यानी इसके बहुत सारे उद्देश्य दिए गए हैं। ये बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अब इसके आगे दिया गया है, ये मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र में मुख्य नदियाँ एवं बांध, बहुत सारी नदियाँ दी गई हैं, मुख्य नदियाँ और बांध दिए गए हैं। ये सारे आपको इसको पढ़ लेना है। सिंधु नदी, सलाल प्रोजेक्ट, ब्यास नदी, भाखड़ा, नांगल बांध, टिहरी, नरोरा, सतलज, रावी नदी, चिनाव नदी, ये सब पाकिस्तान में यानी जाती हैं। टिहरी नदी ये उत्तराखंड में, शारदा नदी, गंगा नदी, नरोरा बांध है, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी। इस तरह से ये नदी घाटी परियोजनाएँ भी दी गई हैं। और इसके साथ साथ किस नदी पर बना हुआ है इसके बारे में पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। क्योंकि जब नीचे तलछट जम जाएगी जलाशयों में तो इससे बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में
महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ, यानी मिट्टी का कटाव भी इसके द्वारा हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में रोगाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में आपको अगले वीडियो में फिर मैं आपको वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा जल जो है उसका कैसे संग्रहण किया जाएगा, कौन कौन सी इसकी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके।